स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री? किसी को आइडिया है? स्टीरियो वर्ड से क्या समझ में आता है? स्टीरियो, देखिए आप लोग जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक आइसोमर्स अगर जिसने जिसने पढ़ा होगा, तो उस आइसोमर्स में दो तरीके के आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स आप कोई बताएगा व्हाट इज द आइसोमर्स? आइसोमर क्या होते हैं? Compound having the same molecular formula and the molecular mass but having the different characteristics are called isomer, and this phenomena is called the isomers. पार्डन साइमा, एक्चुअली आपकी वॉइस उतनी ज्यादा क्लियर नहीं थी, रिपीट करें बेटा। Compound having the same molecular formula and the molecular mass but having the different characteristics are called isomer. Okay, this is not exactly the isomer mean, because you cannot specify this that the isomers are only differentiated with the structural formula different. They can have the matlab you are just saying ki they should have the same molecular formula, it's correct, but probably they can have the same structural formula too. Okay, Okay, ma'am. so this part, that the isomers are the compound which have the structural formula same, as well as the same molecular formula are a special isomer called as the stereoisomers, what we will discuss today only. ठीक है, तो stereoisomers अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि दो तरीके के आइसोमर्स होते हैं। ये बहुत बेसिक है कि दो तरीके के आइसोमर्स होते हैं, ये मैं आपको स्पेसिफाई करूंगी, दिखाना चाहूंगी, जिससे आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल पाए कि ये है क्या। तो आइसोमेरिज्म दो तरीके की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमर। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि स्टीरियो आइसोमर्स में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर्स भी सेम होता है, लेकिन उनका configuration in the space is different. That means कि they have the different spatial or spatial arrangement, and the different arrangement of their atoms or groups around their central atom is the differentiating criteria where the two isomers can be differentiated. Okay, and this stereoisomers we will basically deal with the stereoisomers. हमने अभी तक स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में पढ़ा था बहुत डिटेल से, थोड़ा सा स्टीरियो आइसोमर्स भी हम जानते थे, 12th ये 11th क्लास की बुक में है, तो होपफुली आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये आप लोगों को क्लियर हो कि केवल ऐसा नहीं है जो आप डेफिनेशन में बोलते हो कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उनकी ये डेफिनेशन होती है, उसमें 5 तरीके के आइसोमर्स होते हैं, चेन न्यूक्लियर आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर्स और टॉटोमर। तो ये जो 5 तरीके के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ये आइसोमर आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर कहे जाते हैं, जिसमें आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। ओके, नाउ स्टीरियो आइसोमर वेयर वी आर कंसर्न अबाउट, अभी हमें स्पेसिफिकली ये स्टीरियो आइसोमर्स जो है इनको ही डील करना है, कि बिकॉज वी आर गोइंग टू डील विद स्टीरियो केमिस्ट्री। तो जैसे कि डेफिनेशन अभी मैंने बताया कि ये जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ साथ में इनका स्ट्रक्चर्स भी सेम होता है, बट ये डिफरेंट होते हैं। किस तरीके से? क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल एटम इज डिफरेंट।
In the space, the groups are oriented in the different direction. ये दो तरीके के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपका सिस और ट्रांस आइसोमर्स इंक्लूड करता है और ऑप्टिकल आइसोमर्स डीएल आइसोमर्स इंक्लूड करता है. ज्योमेट्रिकल आइसोमर आई डोंट थिंक कि ये आप लोगों को बहुत बेसिक है, ये सारे बच्चों को पता होगा कि इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके सिस और ट्रांस, जो सिस उनको उसको कहते हैं अगर डबल बॉन्ड के एक साइड में बल्कियर ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड एज द सिस, और अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ आपके बल्कियर ग्रुप होते हैं दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांस. ये जो सिस और ट्रांस आइसोमर है अभी वी विल नॉट डिस्कस इन द डिटेल्स because we will just concern and we will see only focus about the optical isomers. And what are these optical isomers? Because basically the stereoisomers, when we say stereoisomer or stereochemistry, तो जब भी stereochemistry की बात आती है तो हमें तुरंत दिमाग में आता है कि stereochemistry is concerned about the optical isomers. So what are the optical isomers? What are these? So we will basically see one by one कि what is this stereochemistry is all about. ये stereochemistry है क्या, क्यों हम stereochemistry पढ़ते हैं, stereochemistry की जरूरत क्या होती है. कोई बताएगा कि हम stereochemistry पढ़ते क्यों है, क्या जरूरत है इस stereochemistry. तो with this word we will start the stereochemistry. BSc पार्ट 2 में स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको मोनोसैकेराइड्स के कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ना है. उस मोनोसैकेराइड के कॉन्फ़िगरेशन में आपके बीएससी सेकेंड ईयर में भी ये है और साथ में एमएससी प्रीवियस में भी स्टीरियोकेमिस्ट्री है. एमएससी सेकेंड ईयर में भी आपके जो रिएक्शंस दिए हुए हैं, मैकेनिस्टिक पाथवे जो देना है उसमें भी आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है. तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री इतनी ज्यादा यूजफुल क्यों है? व्हाई वी आर कंसर्न अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री सो मच? कोई बताएगा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या यूज है, क्यों हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें मैम. थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या, उससे क्या मिलता है? हम बोल रहे थे क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री उसके एटम्स के बॉन्डेड और उसके सीक्वेंस के विषय में पता चलता है, कितने अलग अलग तरह के सीक्वेंस बनते हैं. ओके ठीक है, सीक्वेंस कैसे बनते हैं. ओके और सुमित क्या बोल रहे बेटा, आप भी बताओ. मैम बोल रहे थे क्या कि स्टीरियोकेमिस्ट्री इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि बहुत सारे जब रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होता है, उसका ओरिएंटेशन वगैरह मतलब इन्वॉल्व होता है और आगे रिसर्चर वगैरह जो किया जाता है तो उसमें हम पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड चाहिए होता है तो उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब किस तरह का चाहिए हमको, इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा जाता है 3D नेटवर्क में. ठीक है, और कोई? रूपम आप बताओगे व्हाई द अक्षत, आप या कोई और बताना चाहोगे कि व्हाई दिस स्टीरियोकेमिस्ट्री इज सो मच इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? Because it tells us about the. एक एक करके बताओ बेटा. शिवानी बता रहे थे शायद, शिवानी आप बता दो फिर अक्षत बता दो. Ma'am, because it tells us about the different constituent and the configuration and conformation of a molecule in any particular reaction. Okay, good. अक्षत आप क्या बोल रहे थे बेटा? मैम किसी भी रिएक्शन के कोर्स को डिफाइन करता है कि किस कोर्स मतलब किस प्रोसेस से वो रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, ओके गुड. अगर मैं फार्मास्यूटिकल्स की बात करूं तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन दी, मतलब कि आप लेमैन को कैसे समझाओगे कि व्हाई दिस स्टीरियोकेमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट? जैसे कोर्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में इन्वॉल्वमेंट है और उस कोर्स ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट है, अलग अलग ओरिएंटेशन होता है ग्रुप्स का, तो ये तो आपको जो केमिस्ट्री पढ़ रहा होगा वो मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंस जानता होगा ना. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लेमैन लैंग्वेज कि आप लेमैन लैंग्वेज को क्या बोलोगे कि क्यों स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, क्या होता है. अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ध्यान में नहीं रखें तो क्या हो सकता है?
मैम क्योंकि डिफरेंट ओरिएंटेशन जब होता है, जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल है वो अगर डी शांति बेटा थोड़ा सा तेज बोलो बेटा। मैम क्योंकि उससे उसका जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल है जो कि डी कॉन्फ़िगरेशन में है और सेम मॉलिक्यूल अगर एल कॉन्फ़िगरेशन में है, तो डी और एल के वजह से जो है उसके प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। मतलब जैसे हम किसी मेडिसिन में यूज़ करते हैं, तो आप बताए थे कि किसी मॉलिक्यूल का अगर डी जी, कॉन्फ़िगरेशन किसी कोई पेन किलर हो जाता है, पेन किलर के बाद तो उसका उसका बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है किसी एक मेडिसिन में, और अगर उसका एल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसका बस एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज की वजह से साइड इफेक्ट्स हो जाता है, या फिर बहुत एग्जैक्टली डिफरेंट हो जाता एग्जैक्टली, है। गुड गुड शांति बेटा। तो मतलब कि आपको अगर लेमैन का समझाना है कि मतलब व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस स्टीरियोकेमिस्ट्री इज, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री नो डाउट आप लोगों ने जो बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्स ऑफ रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। Side by side, it is very important in the pharmaceuticals and clinical biology. Why? Because आपको पता है कि 80 to 90% जो medicines है, they are from the organic compound. And in fact, we cannot say the only pharmaceutical and clinical. All chemistry, what we use, what we wear, what we use, specs we use to use brush, we use the plastics, all everything. So almost everything are the polymers and the organic compounds. So, and biomolecules which are present in our body is also from the organic molecules. So, mostly the organic molecules have the carbon, and this carbon has the tetravalency, and around that the जो चारों तरफ उसके ग्रुप्स होते हैं, उस ग्रुप्स का क्या होता है, ओरिएंटेशन डिफरेंट होने की वजह से अभी आप देखोगे कि उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे अभी सामने ने और राहुल ने बताया कि हो सकता है कि सेम मॉलिक्यूल एग्जैक्टली, बस उसका डी और एल कॉन्फ़िगरेशन हो, मतलब कि इनैंशियोमर्स अगर वो हो तो उनकी हो सकता है एक कोई पेन किलर की तरह यूज कर रहे हैं उसको, और एक हो सकता है उसका तुरंत बाद वो किल भी कर सकता है किसी पर्सन को। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो मेडिसिन ले रहे हैं या जो भी स्टीरियो आइसोमर स्पेसिफिकली यूज कर रहे हैं, उनके बारे में हमें जानना जरूरी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री है इसका बेसिक जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर में आपका स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन दिया है मोनोसेक्राइड्स का आपके चैप्टर में। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसेक्राइड आप तभी जान पाओगे जब आप बेसिक जान पाओगे स्टीरियो केमिस्ट्री की। एमएससी प्रीवियस में भी दिया हुआ है और एमएससी सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसका मैग्नेटिक पाथवे में इन्वॉल्वमेंट दिया हुआ है। साथ ही जो स्टीरियो केमिस्ट्री ये चैप्टर है ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So let us start the stereochemistry, its introduction. Now what is the stereoisomers? जैसे भी मैंने बताया कि जो एटम कनेक्टेड होते हैं कार्बन सेंटर, एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, मैं बार बार फोकस अभी की कि कार्बन के चारों तरफ जो सेंटर के चारों तरफ जो एटम या ग्रुप डिफरेंट होते हैं उसकी वजह से स्टीरियो आइसोमरिज्म डेवलप होती है। लेकिन क्या ये सिर्फ कार्बन की ही प्रॉपर्टी है? क्या स्टीरियो आइसोमर्स केवल कार्बन कंपाउंड्स में ही होते हैं? नहीं, आपके बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन के उस कंपाउंड हो सकता है नाइट्रोजन में आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री नाइट्रोजन पे शो हो रही हो, मतलब जो ऑप्टिकल एक्टिविटी हो रही हो वो नाइट्रोजन में हो रहा हो, वो जो फास्फोरस है वो है। तो आपके स्टीरियो आइसोमर्स आपके कोई भी हो सकते हैं, कायरल आपकी कायरलिटी किसी में भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सकती है। वो हम वन बाय वन जैसे लेक्चर प्रोसीड होगा हम एक एक करके देखेंगे। नाउ आज हम केवल बेसिक की बात करते हैं। स्टीरियो आइसोमर मतलब होता है कि जो एटम्स कनेक्टेड होते हैं सेम सीक्वेंस में, कॉन्स्टिट्यूशंस उनका डिफरेंट होता है, उनका अरेंजमेंट स्पेस में, और जो स्पेशियल एस्पेक्ट्स होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, दिस इज कॉल्ड एज द स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसको हम इस तरीके से ले, अगर हमारा कार्बन मॉइटी है तो कार्बन मॉइटी में आपका कार्बन कंपाउंड्स जो है उस कार्बन कंपाउंड्स में आपका मॉलिक्यूल अगर 4 डिफरेंट ग्रुप रखा है, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है जो कार्बन कायरल होता है। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या बेटा? नो मैम। आप लोग बता दिया करिए क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाता है कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। ये अभी मैंने सबसे पहले ये स्क्रीन शेयर की थी, ये स्क्रीन शेयर हुई थी? जी 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 मैम, ठीक ये है, हो गई थी। तो ये स्क्रीन शेयर हुई थी।
अभी ये स्क्रीन शेयर्ड है? जी मैम। ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल? ये जो मॉलिक्यूल है आप देखिए, इसमें कार्बन सेंटर में है और कार्बन सेंटर में होने के बाद में इसके जो चार का है, एक आपका ये हाइड्रोजन है, एक आपका ये CH2R ग्रुप है, एक आपका OH है और एक आपका CN है। तो बेसिकली इन द लोअर स्टैंडर्ड व्हाट वी स्टडी, ये 11th क्लास का मैं बता रही हूँ कि 11th क्लास में जब हम इनिशिएट करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ना या स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ना, तो हम ये पढ़ते हैं कि कार्बन के चारों तरफ अगर डिफरेंट ग्रुप लगा है, सेम ग्रुप नहीं लगा है, डिफरेंट ग्रुप लगा है, तो वो आइसोमर शो करेगा, स्टीरियो आइसोमर शो करेगा और उस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहेंगे। उस कार्बन को हम कायरल कार्बन भी कह सकते हैं या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कह सकते हैं। तो ये जो आपका कायरल कार्बन या स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इसमें देखिए ये आपका दो तरीके से है, ठीक है? दो तरीके से क्या है आपका, अगर यहाँ पे एक आप मिरर रख दें, ओके, ये जो आप मिरर रख रहे हैं ये बेसिकली आपको इस तरीके से दे रहा है, ठीक है? इस मॉलिक्यूल से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है समझने में। मैं आपको पहले पाम के थ्रू समझाऊं जो फिगर में बनाया गया है। ये जो दो पाम है, ये दो, अगर इन दो पाम के बीच में अगर एक मिरर रख दिया जाए तो आपको लगेगा कि इसका इमेज ये है, ठीक है, या इसका इमेज ये है, लगेगा। अब अगर इसको हम ओवरलैप करना चाहें तो ये ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि हमारा थंब अलग होता है, ठीक है, इंडेक्स फिंगर सब अलग अलग करेंगी, एक के ऊपर कोई भी ओवरलैप नहीं करेगा, जैसा कि आपने फिगर में देखा है। तो ये जो स्टीरियोजेनिक या कायरल सेंटर है, तो कोई भी मॉलिक्यूल कायरल या होने के लिए क्या चीज नेसेसिटी है आपकी, कि चारों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, सबसे बेसिक। उसके बाद आपका, अगर आप इनैंशियोमर्स बोलते हो तो उस इनैंशियोमर्स में आपका बेसिकली जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। दूसरा, जो कायरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता है, जैसा कि इसमें आपका बताया गया है। इसके बाद एक डिफरेंस है कि कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन, ये भी आप लोग ने छोटे क्लास में पढ़ा था, बट मे बी आप लोग भूल गए होंगे, तो हम इसको यहाँ पे रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज द कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन क्या होता है? बताइए, कौन बताएगा बेटा, कन्फर्मेशन क्या होता है? कन्फर्मेशन पढ़ा है छोटे क्लास में या कहीं पे भी याद आ रहा है? व्हाट इज द कन्फर्मेशन? जी हम पढ़े हैं। इसी कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से आप लोग बहुत सी चीजें पढ़े हो, अगर आपको याद आ रहा है तो। कंफर्मेशन में क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है और एनर्जी बैरियर उसका लॉ होता है। एनर्जी बैरियर लो की बात यहाँ पे नहीं करेंगे सुमित बेटा, बस यहाँ पे कंफर्मेशन मींस रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड। एनर्जी बैरियर हम जब एनर्जेटिक्स देखते हैं तो देयर आर डिफरेंट कंफर्मेशंस वेयर यू सी कि क्लिप्स है, कि स्टैगर्ड है, डिफरेंट अलग अलग आपके वो होते हैं, है ना? तो उसमें किसी भी स्ट्रक्चर की एनर्जी ज्यादा हो सकती है, किसी भी स्ट्रक्चर की एनर्जी कम हो सकती है। तो उस स्ट्रक्चर की एनर्जी कम या ज्यादा की वजह से ही आप ये बताते हो कि वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है उसकी एनर्जी कम है कि ज्यादा है, बट यू कांट से कि उस किसी की एनर्जी कम है, ये रिलेटेड है कंफर्मेशन से। जस्ट कंफर्मेशन मींस रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड। तो अब ये कंफर्मेशन जो होता है कि अगर रोटेट करने के बाद, जैसे अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने पढ़ा है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला और सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। 2 डायमेंशन में जब मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जाता है तो आप 2 प्रोजेक्शन फॉर्मूला में किया जा सकता है रिप्रेजेंट। उसको करने के लिए आपको न्यूमैन और
सॉहर्स बताया गया था। ठीक है, ये जो आपका डिफरेंशिएट है कंफर्मेशन के अराउंड जो रोटेशन है, इस कंफर्मेशन के अराउंड जो रोटेशन होता है वो आपका बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है। जो कंफर्मेशन जो रोटेशन हो रहा है वो बिना बॉन्ड ब्रेक किए ही रोटेट कर रहा है। ठीक है, जबकि जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स को आप एक ग्रुप इधर लगा है, एक ग्रुप ये इधर लगा है, इस वाले ग्रुप को आपने नीचे वाले ग्रुप पे लगा दिया, जो 4 ग्रुप लगे हैं उनको ऑल्टरनेट किसी में भी लगा दिया, उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कंपटीशन का भी, और साथ में आपके यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी, उसमें ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये क्या कौन सा ऐसा है जो बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व करता है। तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व करता है आपका कन्फर्मेशन, जब आइसोमर्स होंगे वो बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जो कन्फर्मेशन है आपके मॉलिक्यूल के वो बहुत ही रेडिली इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं सेम मॉलिक्यूल के। जैसे कि आपको फिगर से समझाया गया है कि 2 कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है एक ही इनैंशियोमर का जो कि बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व कर रहा है। क्यों बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व कर रहा है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका क्या है, ये आपका वेज एंड डैश फॉर्मूला है। आपने एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये भी 11th क्लास के एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है कि उसको किस किस तरीके से आपको कार्बन जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या क्या रिप्रेजेंट किया जाता है आपको? आप वेज एंड डैश फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बॉल एंड सॉकेट से कर सकते हो, स्पेस फिलिंग से कर सकते हो, बहुत ढेर सारे तरीके से कर सकते हो। उसमें से एक जो वेज एंड डैश फॉर्मूला होता है जिसमें आपका ये रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, जिसमें एक सॉलिड और इसमें एक डैश दिया है। सॉलिड मतलब होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, प्लेन के बाहर। डैश मतलब होता है कि प्लेन के अंदर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और इनसाइड द प्लेन। और जो प्लेन से दिए हैं सिंगल बॉन्ड से आपके रिप्रेजेंट किए हैं, मतलब यहाँ पे ये जो 2 हैं, इन 2 बॉन्ड की मैं बात करूं तो ये जो 2 बॉन्ड हैं ये बॉन्ड इन द प्लेन होते हैं। ठीक है, एक हो गया इन द प्लेन। ये जो आपका सॉलिड से है मतलब ये आप टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, मतलब साइनाइड हम लोग की तरफ है, प्लेन के बाहर है। उसके बाद जो OH है ये आपका प्लेन के अंदर या फिर हम लोग से दूर है। ठीक है, तो ये होता है वेज एंड डैश फॉर्मूला। अब इस वेज एंड डैश फॉर्मूला में आप देखिए कि ये जो HO है ये इनसाइड था और ये यहाँ पे आउटसाइड हुआ। ठीक है, मतलब जैसे आप मिरर देखते हो, मिरर में आपका राइट का लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट का राइट दिखता है। डैश वाला जो है वो तो आउटसाइड शो करेगा ना? नहीं बेटा, इनसाइड। हाँ, जो वो अवे फ्रॉम द जो ऑब्जर्वर, ये अंदर की ओर होगा। जो डैश होता है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है जी। ठीक है, तो ये मिरर इमेज में देखेंगे इसके, जब मिरर इमेज हो रही है तो जैसे हम लोग का लेफ्ट राइट में दिखता है, राइट लेफ्ट में दिखता है, वैसे ही अगर इसकी मिरर इमेज की बात करें तो ये कैसा दिख रहा है हमको। ये देखिए, जो डैश था वो सॉलिड हो जा रहा है और जो सॉलिड था वो डैश हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि HO CN की जगह पे आ जा रहा है, CN HO की जगह पे आ रहा है, बाकी सब्स्टिट्यूएंट सेम है। तो ये केवल सिंगल बॉन्ड रोटेशन से नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है जब बॉन्ड ब्रेक का हुआ है और CN HO की जगह गया है और HO CN की जगह पे आया है। दैट मीन्स कि ये एक कॉन्फ़िगरेशनल चेंज है और इस कॉन्फ़िगरेशनल चेंज के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। आगे अब जब देखेंगे ये जो 3 इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म दिए हैं, ये 3 इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म सेम enantiomer के हैं। Why this is called as the same enantiomer? Because that is the no difference in the आपके कोई भी ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे बोले कि साइनाइड डैश से हुआ तो साइनाइड डैश से हुआ, लेकिन आप उसमें OH की पोजीशन भी देखिए कि वो कैसे चेंज किया। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करें, हम यहाँ पे पूरे मॉलिक्यूल को ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है,
मतलब कि अगर मॉलिक्यूल आपका, आप इसको 4 पेन से भी दिखा सकते हैं। आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम कि मैं मॉडल से आपको दिखाऊं। तो ये 4 अगर मान लीजिए है, ये मैं अपने फिंगर से अभी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर ये फिंगर 3 कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों परपेंडिकुलर, तीनों जो परपेंडिकुलर XYZ कोऑर्डिनेट होते हैं, और ये चौथा है आपका। तो ये अगर यहाँ पे आपका टेट्राहेड्रल कार्बन है, तो अगर आपको इसको यहाँ पे साइनाइड है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल को आप रोटेट करेंगे तो ऑब्वियसली ये इनसाइड हो जाएगा, तो ये डैश में हो जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ है आपका, इस आपका पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही वो हो गया है, ओरिएंट कर गया है। ठीक है ना, देखिए पूरा मॉलिक्यूल ओरिएंट कर गया है। तो अगर पूरा मॉलिक्यूल ओरिएंट करेंगे तो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ कन्फर्मेशन चेंज हुआ है आपका। कन्फर्मेशन चेंज होने का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड आपका रोटेशन हुआ। जबकि यहाँ पे देखिए ये इतनी मॉइटी आपकी सेम थी, इतनी आपकी मॉइटी सेम थी, बस अंतर कहाँ आया है आपका, सिर्फ HO और CN में। ठीक है, तो ये अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि जो 3 कंफर्मेशन सेम इनैंशियोमर के दिए हैं, क्यों ये बात कह रहा है कि सेम इनैंशियोमर, क्योंकि यहाँ पे जो रोटेशन है वो आपका सिंगल बॉन्ड के अराउंड है। जबकि आपका जो 2 कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, इसमें OH डैश से और CN आपका सॉलिड से दिया हुआ है, जिसमें आपका क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ग्रुप ही बॉन्ड ब्रेक करने के बाद एक्सचेंज हुए हैं। जबकि ये जो रोटेशन है आपका, ये रोटेशन क्या कर रहा है, सिर्फ पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को ही रोटेट कर दे रहा है सिंगल बॉन्ड के अराउंड। इसलिए आपका जो HO डैश था वो प्लेन में आ गया है, और NC जो आगे था वो ऐसे करके पीछे चला गया। ठीक है, बीच में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो रेज करके हैंड आप क्वेरी कर सकते हो। जब तक आप लोग कुछ पूछोगे नहीं तो मैं आगे बढ़ते जाऊंगी। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो स्टीरियो आइसोमर्स या कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होते हैं। कंस्टिट्यूशनल आइसो, अभी जैसे आपने कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, वैसे ही एक टर्म होता है कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ये कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो सेम एटम से बॉन्डेड होते हैं, लेकिन डिफरेंट वेज से बॉन्डेड होते हैं। मतलब जैसे आप देखिए इसमें ये जो पार्ट मैं पढ़ा रही हूँ, ये मैं क्लैडन से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आपको जिस जिस बुक से मैं बताती जाऊंगी वो मैं आपको नाम बताती जाऊंगी उस बुक का। मैं इससे पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप भी इसी से पढ़ो, आप किसी भी बुक से पढ़ो, बस आपको आना चाहिए, क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ, इतना आप। मैम जेरी मार्क्स का भी बुक है ना इसके लिए? अच्छा है, जेरी मार्च से भी आप पढ़ सकते हो। कुछ पोर्शंस जो मैं पढ़ाऊंगी वो जेरी मार्च के भी होंगे। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स आपके क्या बता रहे हैं कि किस वे से आपका जो एटम है वो कनेक्टेड है। अबाउट कनेक्टिविटी ये बताता है कि कैसे कनेक्टिविटी डिफरेंट है। अब ये कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स और इनैंशियोमर्स, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स होते हैं, इनैंशियोमर्स आर द कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। तो ये जो इनैंशियोमर्स होते हैं और जो कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, जो कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं, ये आपका जो वे है एटम्स को कनेक्ट करने का, यही डिफरेंट हो गया। CN आपका OH के पास में था, अभी आपका R के पास चला है। एक तरीके से आप इसको पोजीशन आइसोमर्स भी कह सकते हैं। पोजीशन आइसोमर्स, अगर आपको याद आ रहा है, मैं एक बार आपको यहाँ पे ये स्लाइड दिखा दूं जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी। देखिए, इसमें आप यहाँ पे 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ा था आपने। उस 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में देखिए, एक होता है पोजीशन आइसोमर, एक होता है आपका फंक्शनल आइसोमर। ये क्या होते हैं आपके पोजीशन आइसोमर और फंक्शनल आइसोमर? एक में पोजीशन डिफरेंट होती है फंक्शनल ग्रुप की, और जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे अल्कोहल है तो एल्डिहाइड होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे
वो जो आपने बात की अभी अभी देखा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर की, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन आइसोमर की तरफ। अब हम दोबारा उस स्लाइड पे जाते हैं। आपने अभी जैसे देखा कि पोजीशन आइसोमर में साफ साफ लिखा हुआ है हैविंग द डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को, द वे द एटम्स आर कनेक्टेड, उनकी कनेक्टिविटी कैसे है, डिफरेंट है। यहाँ पे जो साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये साइनो ग्रुप, इसमें R के पास है, और ये जो साइनो ग्रुप है ये OH के पास है। ठीक है, तो ये जो CN आपका OH और R के पास है, ये क्या कर रहा है आपका, ये आपका पोजीशन आइसोमर की तरफ वर्क कर रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हुए जिसमें एटम्स कनेक्टेड हैं लेकिन उनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट है। जबकि जो इनेंशियोमर्स होते हैं या स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, इनकी कनेक्टिविटी ही सेम होती है। बेटा आपको 3-4 वर्ड अच्छे से ध्यान देना है। क्या? एक ये अभी आपने पढ़ा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका कन्फर्मेशन मतलब सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन की वजह से वो आइसोमर्स होते हैं। दूसरा कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कन्फिगरेशनल आइसोमर्स मतलब कि जो आपके स्पेशियल अरेंजमेंट है ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का, वही चेंज हो जाता है, तो उसमें आपका बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्वमेंट होगा। जबकि जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं उसमें आपका बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होता है, उसमें केवल रोटेशन होता है। इसके बाद एक टर्म आया कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में आपने देखा कि यहाँ पे कनेक्टिविटी ही डिफरेंट है। तो ये आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं, इसमें आपने साफ साफ देखा कि जो कनेक्टिविटी है आपकी यही डिफरेंट हो जाती है। ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स आपने जैसे देखा कि पोजीशन आइसोमर्स के। अब ये जो इनैंशियोमर्स हैं, ये इनैंशियोमर्स क्या है? आपके ये स्टीरियो आइसोमर्स जो कि सेम कनेक्टिविटी रखते हैं। बार बार इस पॉइंट को मैं नोटिफाई कर रही हूँ, नोटिस आपको ध्यान में ऑब्जर्व करवा रही हूँ कि नोटिस करिए इस पॉइंट को कि स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं इनैंशियोमर्स, इनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट नहीं होती है। वो एक कार्बन से अगर जो ग्रुप जुड़ा है वो एक कार्बन से वही ग्रुप जुड़ा है। जबकि वो जो पोजीशन आइसोमर जिसकी आप कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर जिसको कह रहे हैं, उसकी कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाती है। तो वो स्पेस में तो डिफरेंट है ही, और वो एक पर्टिकुलर कार्बन पे भी डिफरेंट है। ओके, लेकिन आपके जो स्टीरियो आइसोमर्स या कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स है, एक कार्बन पे वो सेम रहेंगे, वो ग्रुप, वो एटम्स सेम रहेंगे, बस डिफरेंस आएगा स्पेटियल अरेंजमेंट में। ओके, अब हम आगे देखते हैं। इधर जो आपने देखा था कि स्टीरियो आइसोमर्स में दो तरीके के वो होते हैं। एक आपके होते हैं कॉन्फिगरेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरे होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। जो आप अभी तक देख रहे थे इनैंशियोमर्स, दे आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स, व्हाइल द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर द, आपने देखा, सिस और ट्रांस।
तो ये जो सिस और ट्रांस होता है उसको यहाँ दिखाया गया है कि EZ आइसोमर्स, E आपका ट्रांस होता है, Z आपका सिस होता है। ठीक है, आइसोमर्स जो कि डबल बॉन्ड आइसोमर्स होते हैं, इनका दोनों का ही कनेक्टिव